आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बोलिंगर बैंड की डिटेल्स, बेसिक्स क्या है और कैसे यूज होता है, कैसे इससे टॉप और बॉटम पता लगाया जाता है। और ये मैं इस बारे भी बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपने मेरी स्विंग ट्रेडिंग की वीडियोस देखी होंगी तो स्विंग ट्रेडिंग में मैं बोलिंगर बैंड अलोंग विद आरएसआई यूज करता हूँ। आरएसआई की वीडियो मैंने पहले अपलोड कर रखी है, वो आप देख सकते हैं। एंड इसमें चलिए समझते हैं बोलिंगर बैंड, उसके कैलकुलेशंस क्या होती हैं और कैसे यूज होता है। बॉलिंगर बैंड की सबसे अच्छी चीज क्या है, ये वोल्टिलिटी को कंसिडर करता है एंड ये स्टैंडर्ड डिविएशन यूज करता है, स्टैटिक्स यूज होती है इसमें। तो वोल्टिलिटी इज बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड डिविएशन। अब इससे फायदा क्या है कि बॉलिंगर बैंड जो है, द बैंड ऑटोमेटिकली वाइडन्स व्हेन द वोल्टिलिटी इंक्रीज एंड कॉन्ट्रैक्ट्स व्हेन वोल्टिलिटी डिक्रीज। जब मैं आपको अभी कैलकुलेशंस बताऊंगा तो इसका आपको नेचर पता चलेगा कि ये एक बहुत डायनेमिक इन नेचर होता है। जब मार्केट में वोल्टिलिटी या उस स्क्रिप्ट की वोल्टिलिटी बढ़ती है तो बॉलिंगर बैंड एक्सपैंड करता है, और जब वोल्टिलिटी डिक्रीज होती है या घटती है तब ये बॉलिंगर बैंड डिक्रीज करता है। सो बेसिकली ये डायनेमिक डायनेमिक इन नेचर होता है। तो ये बहुत सपोर्टिव होता है ट्रेड्स में अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस लगाने के लिए और ट्रेंड्स पता लगाने के लिए। चलिए इसको फर्दर आगे समझते हैं, पहले इसकी कैलकुलेशन समझते हैं। सो बॉलिंगर बैंड में बेसिकली तीन लाइनें होती हैं। एक मिडिल बैंड होता है जो सिंपल 20 डे मूविंग एवरेज होता है। फिर एक अपर बैंड होता है जो बेसिकली 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज होता है प्लस 20 डेज का जो स्टैंडर्ड डिविएशन इनटू ऑफ द प्राइस जो होता है इनटू 2 होता है। और लोअर बैंड क्या होता है, 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज माइनस जो 20 डेज का स्टैंडर्ड डिविएशन का जो प्राइस होता है, स्टैंडर्ड प्राइस का जो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है उसका इंटू 2 माइनस किया जाता है। चलिए इसको कैलकुलेशंस में समझते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। पहला एग्जांपल लेते हैं, जैसे 29 मई को अगर किसी भी स्क्रिप्ट का प्राइस 90.70 था, ओके, तो सिंपल मूविंग एवरेज लेट्स अज्यूम कि उसका आ रहा है 88.71 और 20 डेज का स्टैंडर्ड डिविएशन जो आ रहा है वो आ रहा है 1.29। सो इसको कैलकुलेशंस में अगर हम समझें, सो बेसिकली स्टैंडर्ड डिविएशन टू स्टैंडर्ड डिविएशन पे 20 डेज का अगर हम स्टैंडर्ड डिविएशन लेते हैं इस प्राइस पे तो आ रहा है 1.29 और इसका सिंपल मूविंग एवरेज आ रहा है 88.71। सो अपर बैंड पता लगाने के लिए क्या है, 1.29 1.29 इंटू 2 करेंगे तो दैट इज 2.58 आएगा। और सिंपल मूविंग एवरेज क्या है 88, तो अगर हम प्लस 88.71 करते हैं तो आपको अपर बैंड पता चल जाएगा कि अपर बैंड क्या है, दैट इज 91.29। इसी तरीके से लोअर बैंड पता लगाने के लिए ये 88.71 88.71 माइनस 2.58 दैट इज इक्वल टू 86.12 या 13। सो बेसिकली ये हमें लोअर बैंड बताता है। अब ये 2.58 जो मैंने डायरेक्टली कर दिया, ये कैसे किया है, स्टैंडर्ड डिविएशन 1.29 है इंटू 2, जो मैंने आपको बेसिकली कैलकुलेशंस में बताई है कि स्टैंडर्ड डिविएशन जो निकल रहा है इंटू 2 करना है और उसको लोअर बैंड के लिए माइनस करना है और अपर बैंड में प्लस करना है। तो माइनस कर दिया, अगर 88.71 में माइनस कर दिया 2.58 तो 86.13 आता है या 12 आता है। अब इससे क्या पता चल रहा है, बैंडविड्थ कितनी है, मतलब अपर बैंड और लोअर बैंड का जो डिफरेंस होता है उसको बैंडविड्थ कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल 91.29 जो अपर बैंड है माइनस 86.12 जो लोअर बैंड है, सो आपका जो बैंडविड्थ आ रही है दैट इज 5.17। ये रेंज है उस प्राइस का, बेसिकली उस स्टॉक का ये प्राइस रेंज है, ओके। एंड इसमें वोल्टिलिटी इन्वॉल्व है क्योंकि डिविएशंस हम लोग लेके चल रहे हैं। ये कैलकुलेशन एक बार फिर आप समझ लीजिएगा, बट जब चार्ट्स में ड्रॉ होता है तो इतनी ज़्यादा कैलकुलेशंस इन्वॉल्व नहीं होती। इंडिकेटर आप वैसे यूज़ कर सकते हैं, बट हल्का सा आइडिया रहता है कि जब आप दूसरे इंडिकेटर्स यूज़ कर रहे हैं तो कहीं आप ऐसा ना हो कि दो सिमिलर इंडिकेटर्स यूज़ कर रहे हो क्योंकि उनकी बेसिक कैलकुलेशन सेम हो। इस बारे में ये कैलकुलेशंस बताता हूँ। अब
समझते हैं कि बेसिकली बॉलिंगर बैंड होता कैसे है। सो मिडल जो बैंड होता है वो सिंपल मूविंग एवरेज होता है 20 डे पीरियड का। 20 पीरियड्स का कहने का मतलब है 20 कैंडल्स। अगर आपने 1 डे का चार्ट लगा रखा है तो 20 डेज का पर डे का वो एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज। अगर आपने 1 आवर का लगा रखा है तो 20 पीरियड्स हो गए 20 आवर्स पीछे का जो एवरेज लेके बना रहे हैं। अच्छा, simple moving average is used because the standard deviation formula also uses the simple moving average। जो standard deviation का जो formula है उसमें जो हम average यूज करते हैं वो भी simple moving average यूज करते हैं। मेन चीज ये याद रखिएगा, बाय डिफॉल्ट जो पैरामीटर यूज होता है बॉलिंगर बैंड में वो 2 स्टैंडर्ड डिविएशन होता है, above and below the outer band are usually 2 स्टैंडर्ड डिविएशन above and below the middle band। सो अगर आप यहाँ देखेंगे जो बीच की ये डॉटेड लाइन है दैट इज 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज। जो कैंडल स्टिक्स आपको दिख रही हैं ये बेसिकली प्राइस एक्शन है, प्राइस चार्ट है, ये मूव कर रहा है। और जो डॉटेड लाइन बीच में दिख रही है दैट इज द सिंपल मूविंग एवरेज और इसको मिडिल बैंड भी कहते हैं, मिडिल बैंड भी कहते हैं। अब अपर बैंड जो है वो स्टैंडर्ड डिविएशन अपर बैंड है और जो लोअर साइड पे जो लाइन बन रही है वो लोअर बैंड है। और जैसा कि आपको मैंने ये कैलकुलेशंस में बताया, इसी का आप कैलकुलेट करके मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे ये ड्रॉ होता है। तो अगर आप यहाँ कैलकुलेशन इस बॉक्स में समझेंगे कि अगर 20 डे मूविंग सिंपल मूविंग एवरेज 91.05 है, सो और 20 डेज का स्टैंडर्ड डिविएशन इज 1.55, ये 2 स्टैंडर्ड डिविएशन लिया जाता है। सो उसका जो एवरेज आ रहा है दैट इज 1.55। तो अपर बैंड का जो हमें ये डॉट जो प्लॉट होगा वो कैसे होगा, सिंपल मूविंग एवरेज दैट इज 91.05 प्लस 1.55 इंटू 2, ये ऐड करके तो टोटल आएगा 94.15। जो प्लॉट इस सिंपल मूविंग एवरेज जो मिडिल बैंड का जो अपर बैंड बनेगा वो बनेगा 94.15 पे। ये 30 जून के एक स्पेसिफिक डेट की बात हो रही है, तो ऐसे ही ये प्लॉटिंग चलती है। और लोअर बैंड कैसे होगा, सिंपल मूविंग एवरेज है 91.05, अब इसमें माइनस कर देंगे 2 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 20 डे मूविंग एवरेज का, दैट बिकम्स 87.95, जो ये स्टैंडर्ड डिविएशन लोअर बैंड बनाता है। सो इस तरीके से ये बैंड क्रिएट होता है। मिडिल बैंड दैट इज सिंपल मूविंग एवरेज, अपर बैंड क्या होता है उसमें स्टैंडर्ड डिविएशन ऐड कर देते हैं और लोअर बैंड में हम स्टैंडर्ड डिविएशन माइनस कर देते हैं। ये आप अगर देख लेंगे फॉर्मूला तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। इस तरीके से ये चार्ट प्लॉट होता है, इस तरीके से ये इंडिकेटर प्लॉट होता है। एक चीज जो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, ये कैलकुलेशन मैंने क्यों बताई है, ये जो पैरामीटर्स यूज हुए हैं 2 स्टैंडर्ड डिविएशन का, ये बेसिकली 20 डे मूविंग एवरेज पे बहुत बढ़िया फिट होते हैं। अगर आपको ये चेंज करना है, ये पैरामीटर्स चेंज करने हैं, सो जो सजेस्टेड थिंग है जो ये मैंने लिख रखा है रेड लाइन में, दैट इज अगर आपको स्टैंडर्ड डिविएशन 2.1 करना है फॉर, अगर आप 50 डे मूविंग एवरेज यूज करना चाहते हैं, अगर सिंपल मूविंग एवरेज 50 डेज का यूज करना चाहते हैं तो आपको स्टैंडर्ड डिविएशन 2.1 लेना पड़ेगा, जो सबसे बेनिफिशियल या सबसे प्रोडक्टिव वो है। और इसी तरीके से आप अगर 10 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज यूज कर रहे हैं तो आपको स्टैंडर्ड डिविएशन 1.9 लेना पड़ेगा। बट इन जनरल लोग 2 स्टैंडर्ड डिविएशन लेते हैं और 20 डे मूविंग एवरेज लेते हैं। बट अगर आपको चेंज करना है, आप जिस असेट क्लास पे लगाना चाहते हैं, जिस प्रोडक्ट पे आप लगाना चाहते हैं, अगर कमोडिटीज है या फॉर एग्जांपल इक्विटी है, और आपको लग रहा है कि नहीं हमें स्टैंडर्ड डिविएशन सिंपल मूविंग एवरेज दूसरे पीरियड में लेना है, तो फिर आपको ये स्टैंडर्ड डिविएशन चेंज करना पड़ेगा, बट दिस इज सजेस्टेड। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। अब बॉलिंगर बैंड समझ गए कैसे ये पिक्टोरियली आपको चार्ट्स पे दिखता है। अब समझने की कोशिश करते हैं बेसिकली कि अगर हमें बॉलिंगर बैंड से पता लगाना है कि बॉटम क्रिएट हुआ या नहीं। सो पहले स्टेप समझ लेते हैं, फिर इसको चार्ट्स में समझेंगे तो आसान रहेगा, पिक्टोरियल फॉर्म में ज़्यादा आसान रहता है समझना। 4 स्टेप्स होते हैं कि कैसे हमें पता लगाना है कि बॉलिंगर बैंड ने हमको इंडिकेट कर दिया है कि बॉटम फॉर्मेशन हो चुका है, अब अपसाइड ट्रेंड आने वाला है। फर्स्ट रिएक्शन इज लो फॉर्म होता है, पहली चीज है एक लो फॉर्म होता है, फिर उस लो से रिएक्शन होता है, वो अपसाइड जाता है, मिडिल बैंड तक जाता है, दैट इज सिंपल मूविंग एवरेज जो बैंड है,
वहाँ तक जाता है, उसको क्रॉस करता है या वहाँ तक जाता है, फिर वहाँ से रिवर्सल होता है, फिर नीचे लोअर बैंड को टच नहीं करता है, इस बार लोअर बैंड के जस्ट थोड़ा-सा ऊपर या आस-पास रहता है और फिर वहाँ से रिवर्सल होता है अपसाइड के लिए और इस टाइम जब ये अपसाइड जाता है, तो जो रीसेंट हाई बना है, उसको ब्रेक करके जो रेजिस्टेंस बना है, रीसेंट हाई बना है, वो रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है, उसको ब्रेक करके जब ऊपर जाता है, इसको ब्रेकआउट कहते हैं और फिर ये अप ट्रेंड पकड़ता है। इस तरीके से बॉलिंगर बैंड में हम लोग अपसाइड पता लगाते हैं। जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, आप एक बार पढ़ सकते हैं, इसको पिक्टोरियली समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक सेलिंग आई, ठीक है? एंड इसने लोअर बैंड को टच किया या क्रॉस किया। फिर यहाँ से फिर इसने मिडल बैंड तक गया या मिडल बैंड को क्रॉस किया और यहाँ से फिर एक बार सेलिंग आई। बट इस बार जब सेलिंग आई तो लोअर बैंड को इसने क्रॉस नहीं किया, क्लोजिंग लोअर बैंड के नीचे नहीं दी, बल्कि यहाँ से फिर रिवर्सल हुआ और ऊपर गया और ये जो रीसेंट हाई बना था, जो एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है, इसको ब्रेक करके ऊपर गया। तो देखिए ब्रेकआउट बना एंड ये अप ट्रेंड में आ गया। सो बेसिकली इसने ये इंडिकेट किया, यहाँ ये देखेंगे कि अब ये डब्ल्यू जैसा फॉर्मेशन हो रहा है एंड इसने बता दिया कि ये बॉटम फॉर्मेशन है। तो डब्ल्यू फॉर्मेशन जब होता है बॉलिंगर बैंड में प्राइस एक्शन के थ्रू, तो वो बॉटम फॉर्मेशन होता है। इसको फिर से एक बार दूसरे चार्ट्स में भी समझ लेते हैं। ये देखिए यहाँ से एक बार सेलिंग आई, मिडल बैंड को इसने ब्रेक किया और लोअर बैंड को क्रॉस करके रिवर्सल दिया। फिर मिडल बैंड के अराउंड इसको रेजिस्टेंस मिला, फिर ये लोअर बैंड की तरफ गया, बट इस बार ब्रेक नहीं किया, ऊपर ही की साइड रहा, थोड़ा सा टच कर सकता है या थोड़ा सा ऊपर रह सकता है और फिर अप साइड लिया और नियर टर्म रेजिस्टेंस जितने भी थे उन सबको ब्रेक करके ऊपर गया। तो समझ जाइए बॉटम फॉर्मेशन हो चुका है, अब ये स्टॉक अप ट्रेंड में है। जैसा मैंने यहाँ देखिए लिखा हुआ है, लोअर क्लोजिंग लो बट नॉट लोअर बैंड, बॉलिंगर बैंड लोअर बैंड के नीचे नहीं ये क्लोज हो रहा है। सो ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट होती है, क्लियर? सो इससे पता चलता है आपको कि बॉटम फॉर्मेशन हो गया है एंड ये अपसाइड ट्रेंड में है। अब ये बॉटम फॉर्मेशन है तो टॉप फॉर्मेशन क्या होता है? इसका जस्ट रिवर्सल होता है, दैट इज एम टॉप फॉर्मेशन। एम टॉप फॉर्मेशन का भी बेसिकली क्राइटेरिया यही होता है कि पहले ये अपर बैंड में, अब सारी चीज़ें देखिएगा रिवर्स में होंगी। पहले ये अपर बैंड को टच करेगा, फिर ये सिंपल मूविंग एवरेज जो मिडल बैंड है उसको ब्रेक करेगा, वहां तक आएगा, फिर वहां से रिवर्सल होगा, फिर अपर बैंड की साइड। बट इस बार अपर बैंड को ब्रेक नहीं करेगा, टच नहीं करेगा, या टच करेगा ब्रेक तो नहीं करेगा। और ब्रेक नहीं करता है और फिर से रिवर्सल होता है, तो जो रीसेंट सपोर्ट बना उसको जैसे ही ब्रेक करता है, तो समझ जाइए कि अब इसमें ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है, टॉप बन चुका है, अब बेरिश ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। तो सपोर्ट जैसे ही वो रीसेंट सपोर्ट जो है उसको ब्रेक करके नीचे आता है, आप इस पे शॉर्ट जा सकते हैं। क्लियर? इसको फिर से एक बार अगर समझेंगे, और हाँ, अगर आप साथ में कोई एक और इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, जैसे इस एग्जांपल में दिया हुआ है एमएसीडी, इसमें बेरिश डाइवर्जेंस अगर दिख रहा है, सो आपकी ट्रेड कंफर्मेशन और सिग्नल कंफर्मेशन हो रहा है कि बेसिकली बेरिश सिग्नल आ रहा है। बॉलिंगर बैंड मैं बेसिकली आरएसआई के साथ यूज़ करता हूँ। अगर आप मेरी दूसरी वीडियो देखेंगे आरएसआई के बारे में, तो आप इसको बहुत ही दोनों को एक साथ यूज़ करके एक अच्छा सेटअप बना सकते हैं, अच्छे ट्रेड सिग्नल्स जनरेट कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा स्विंग ट्रेडिंग हो सकता है। तो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग वाली मेरी सीरीज़ देखें, फिर आरएसआई देखें और प्लस बॉलिंगर बैंड वाली ये सीरीज़ देखेंगे, तो आपको बहुत ही अच्छा एक ट्रेड सेटअप मिल सकता है जिससे कि आप अच्छे ट्रेड्स जनरेट कर सकते हैं। बट मेरा ये मानना है, और फिर से मैं एडवाइस करूँगा कि अगर आप इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं तो एटलीस्ट 2 या 3 इंडिकेटर एक साथ यूज़ करें। बट 3 से ज़्यादा मत करें, थोड़ा क्राउडेड ना करें और एक इंडिकेटर पे डिपेंड ना करें। क्लियर? चलिए अब चलते हैं, इसी को दूसरे फॉर्म में फिर से समझते हैं कि देखिए यहाँ पे भी क्या हुआ, एम फॉर्मेशन बहुत क्लियर एम फॉर्मेशन नहीं होता है टॉप की साइड। आप ये देख रहे होंगे कि जैसे ही यहाँ अपसाइड गया, सेलिंग आई, सिंपल मूविंग एवरेज जो मिडल बैंड है उसको ब्रेक किया, फिर ऊपर गया, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गया, फिर सेलिंग प्रेशर आया और ये जो रीसेंट सपोर्ट था, जहाँ से रिवर्सल हुआ था अपसाइड के लिए, वो उसको ब्रेक करता है, तो फिर सपोर्ट ब्रेक हो रहा है एंड सेलिंग आएगी। और ये कंफर्मेशन आपको दूसरा इंडिकेटर अगर और दे रहा है, तो ये एक अच्छा सिग्नल मिल रहा है कि यस नाउ यू कैन गो शॉर्ट और अपनी नेगेटिव या बेरिश पोजीशन ले सकते हैं।
क्लियर? अब बॉलिंगर बैंड में एक तीसरी चीज़ आती है, दैट इज़ द सिग्नल ऑफ वॉकिंग द बैंड्स। वॉकिंग द बैंड्स में मैं सिर्फ बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि ये बैंड का, बल्कि आपको एक सिंपल चीज़ बताऊंगा कि जब ये बॉटम फॉर्मेशन होता है या टॉप फॉर्मेशन होता है, उसके बाद क्या होता है, प्राइस एक्शन कंटिन्यूसली बैंड के अपर पार्ट को टच करता है या बैंड के लोअर पार्ट को टच करता है। कहने का मतलब है, जब स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता है किसी स्टॉक में, तो वो कंटिन्यूसली जो अपर बैंड है या लोअर बैंड है, लाइक बहुत स्ट्रॉन्ग अपसाइड है, ट्रेंडिंग स्टॉक है, अपसाइड ट्रेंड है, तो वो अपर बैंड को बार बार टच करता रहेगा। वो सिंपल मूविंग एवरेज के पास आएगा, वहां से रिवर्सल लेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर वहां टच करेगा, उसको ब्रेक करेगा, होगा। तो इसको कहते हैं वॉकिंग द बैंड्स, कि मतलब वो उस बैंड को टच करेगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है और वो अपर बैंड को टच करता रहेगा अनटिल अनलेस आपको कोई रिवर्सल सिग्नल्स ना मिले किसी और इंडिकेटर के थ्रू। जैसे कि इस आप एग्जांपल इसमें देख रहे होंगे कि जैसे ही उसने ब्रेक किया, डब्ल्यू फॉर्मेशन करके ब्रेक किया और अप ट्रेंड में आया, तो कंटिन्यूसली ये अप ट्रेंड पे जा रहा है। आपको कई बार इंडिकेटर्स ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड कंडीशंस दिखाता रहेगा, आपको दूसरे इंडिकेटर्स यूज करने पड़ेंगे जिससे कि आप कंफर्मेशन हो कि बॉस अब यहाँ रिवर्सल आ रहा है। इसी तरीके से जब डाउन ट्रेंड होता है, तो जैसे ही एम बनता है, एम ब्रेकआउट होता है, एम फॉर्मेशन होता है और ब्रेकआउट होता है, बेरिश साइड में ब्रेकआउट होता है, तो आप देखेंगे वो लोअर बैंड को कई बार टच करता रहेगा, मे बी सिंपल मूविंग एवरेज को भी टच ना करे कई बार। ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग स्टॉक्स होते हैं, सो बॉलिंगर बैंड के नीचे ट्रेड करते रहेंगे। तो जब ट्रेंडिंग स्टॉक होता है, तब बॉलिंगर बैंड वर्क द ब्रांड के उसमें कैटेगरी में आ जाता है। आई होप आपको ये क्लियर है, बट इससे आपको बॉटम एंड टॉप बहुत अच्छे फॉर्मेशंस फॉर्म होते हैं, एंड आप उससे पता लगा सकते हैं कि बॉटम बन चुका है या टॉप बन चुका है। कंक्लूजन में मैं आपको ये बताऊंगा कि बॉलिंगर बैंड शुड बी यूज्ड विद आरएसआई और अदर किसी ऑसिलेटर या किसी आप और उसके साथ अगर यूज करेंगे, तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ज़्यादा अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे, ज़्यादा अच्छे सिग्नल्स मिलेंगे। एंड जब स्टॉक ट्रेंडिंग हो, तो प्लीज़ आप किसी और इंडिकेटर के साथ प्लस चार्ट पैटर्न्स को स्टडी करके फिर इसमें ट्रेड करें। बट हाँ, किसी भी स्टॉक में बॉटम या टॉप फाइंड आउट करने के लिए ये बहुत ही अच्छा इंडिकेटर होता है। आई होप आपको ये बॉलिंगर बैंड बेसिक समझ में आ गया होगा। फर्दर मैं वीडियो में एक बताऊंगा कि कैसे इस बॉलिंगर बैंड को और डिटेल में यूज़ किया जा सकता है, जिससे कि आप अच्छी तरीके से इसको यूज़ कर सकें अपने स्विंग ट्रेडिंग में, डे ट्रेडिंग में। ये दोनों जगह बेनिफिशियल है, बट प्लीज़ इसको आप किसी और ऑसिलेटर या किसी और इंडिकेटर के साथ यूज़ करें। आई होप ये आपको वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल अगर आप नए हैं, और प्लीज़ शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।